डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में फिर हम आप लोगों के सामने यूपीपी का प्रीवियस ईयर का पेपर लेकर के आए हैं। और ये जो प्रीवियस ईयर का पेपर है ये 2018 ना होकर के ये 2020 में जो आपका जेल वार्डर का पेपर हुआ था, ये एक तरीके से प्रीवियस ईयर के पेपर में आपका ये लास्ट पेपर है। और इसके बाद से मैं जो भी आप लोगों को प्रैक्टिस के रूप में हम आप लोगों को 38 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन का सेट लेकर के आएंगे और उस 38 क्वेश्चन का पूरा व्याख्या के साथ मैं आप लोगों को क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा। और वो एक तरीके से आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट बैच रहेगा और उसमें पूरी व्याख्या हर क्वेश्चन का फुल व्याख्या के साथ उसका मेंशन किया जाएगा। तो आप लोग इसके अलावा अगर आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो 38 क्वेश्चन का मैं ग्रुप बना करके लाऊंगा और उसको आप लोग अच्छी तरीके से एक्सप्लेन पर विशेष ध्यान दीजिएगा। तो आज का हम लोग शुरू करते हैं और ये आपका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में भारतीय अर्थव्यवस्था में सब्सिडी या आर्थिक सहायता का वर्णन करने के लिए कौन सा विकल्प सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि देश की सरकार से एक उद्यम या एक उद्योग के लिए धन का हस्तांतरण। और भारतीय अर्थव्यवस्था में ये जो सब्सिडी होती है, ये सब्सिडी एक तरीके से आर्थिक सहायता का एक सुलभ साधन माना जाता है और जिसके अंतर्गत धन का हस्तांतरण का एक बेहतर माध्यम होता है। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसूचियों की कुल संख्या है। तो भारतीय संविधान में अनुसूचियों की कुल संख्या आपका 12 है, जबकि अगर मूल संविधान देखा जाएगा तो मूल संविधान में अनुसूचियों की जो संख्या हुआ करती थी वो आपका 8 थी और बाद में 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया। तो इस तरीके से भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या 12 है। अगला क्वेश्चन कि जीएसटी के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान में निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद डाला गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 246A। और इसी अनुच्छेद 246A के अंतर्गत आपका जीएसटी को प्रावधानित किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि सिंगापुर की मुद्रा कौन सी है। सिंगापुर की मुद्रा कौन सी है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सिंगापुर की जो मुद्रा का नाम है वो है आपका डॉलर। वो क्या है? सिंगापुरी डॉलर। और इसी सिंगापुरी डॉलर इसकी मुद्रा है और इसका जो राजधानी सिंगापुर की है वो सिंगापुर सिटी है। इसके साथ साथ सिंगापुर का जो राष्ट्रीय वाक्य है, सिंगापुर का राष्ट्रीय वाक्य, इसको नोट कर लीजिएगा। और इसका राष्ट्रीय वाक्य जो है वो माजुलाह सिंगापुर है। माजुलाह सिंगापुर। उसके बाद से आपका अगला क्वेश्चन है कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो पानी का जो घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिक होता है। और इसी जल का रासायनिक नाम जो है वो हाइड्रोजन ऑक्साइड है और इसका रासायनिक सूत्र जो होता है H2O है। और पृथ्वी के कुल कितने भाग पर आपका जल है? तो आपका 71% भाग पर जल विद्यमान है। अगला क्वेश्चन कि 82.5 अंश पूर्वी, जिसे भारत के मानक मेरिडियन के रूप में चुना गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरती है। तो आंसर हो जाएगा आपका इलाहाबाद। और यही 82.5 अंश जो मेरिडियन के रूप में चुना गया है, यह जो है इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। और यह जो जीएमटी है, ग्रीनविच मीन टाइम, यह ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा क्या है आगे चलती है। अगला क्वेश्चन कि भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार नोटबंदी हुई। तो आंसर हो जाएगा आपका 2 बार इसकी नोटबंदी की गई थी, जिसमें आपका सर्वप्रथम जो नोटबंदी की गई थी वो आपका मोरारजी देसाई के शासनकाल में। मोरारजी देसाई, इसको नोट कर लीजिएगा। और ये जो मोरारजी देसाई का शासनकाल था ये 77 से 80 तक था। और इसी मोरारजी देसाई के द्वारा पहली बार स्वतंत्रता के बाद 1978 में आपका नोटबंदी की गई और जिसके अंतर्गत 1000, 5000 और 10,000 के नोटों को बंद कर दिया गया। और जो दूसरी नोटबंदी की गई वो किया गया था 8 नवंबर 2016 को। और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 को स्वतंत्र भारत की दूसरी नोटबंदी जारी किया, जिसके अंतर्गत 500 और 1000 के नोटों को बंद कर दिया गया। अगला क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश
की सरकार को वर्ष 2020-21 में निम्नलिखित क्षेत्र में वस्तु एवं सेवा कर के रूप में सबसे अधिक राजस्व प्राप्त करने की उम्मीद है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका केंद्रीय उत्पाद शुल्क। उत्तर प्रदेश की सरकार 2020-21 में के रूप में अधिक राजस्व, तो ये आपका यूपी स्टेट का पूछ रहा है, तो यूपी स्टेट के लिए आपका क्या हो जाएगा? राज्य उत्पाद शुल्क। अगला क्वेश्चन कि भारत में जैन मान्यता के अनुसार एक तीर्थंकर को एक तीर्थ के संस्थापक के रूप में परिभाषित किया गया है और 24 तीर्थंकरों में पहले कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऋषभदेव। जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे जैन धर्म, और इसी जैन धर्म में कुल हुए थे आपके 24 तीर्थंकर, और इसी तीर्थंकर का शाब्दिक अर्थ होता है तीर्थ प्लस कर, अर्थात भव सागर से पार उतार दे। और इसी जैन तीर्थंकरों में जो प्रथम तीर्थंकर हुए थे ये ऋषभदेव थे, और जबकि 24वें तीर्थंकर के रूप में किसे माना जाता है? तो 24वें तीर्थंकर के रूप में महावीर स्वामी को, और यही 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के तत्वाधान में कौन सा संस्थान स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण एकेडमी। और ये जो पुलिस प्रशिक्षण एकेडमी है ये आपका कहाँ पर स्थापित है? तो ये आपका भोपाल में स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सी वेबसाइट 3 आयामी तरीके के किसी विशिष्ट जगह को व्यू और रिव्यू करने में मदद करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गूगल अर्थ। अगला क्वेश्चन कि एम्पियर किसकी एसआई इकाई है? तो आपका प्रकाश की तीव्रता, या फिर विद्युत प्रवाह, विद्युत आवेश, या चुंबकीय क्षेत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विद्युत प्रवाह। और इसी एम्पियर का जो नाम है वो एम्पियर का नाम देने वाले वैज्ञानिक जो हैं, या इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है आपका आंद्रे मेरी एम्पियर, और इसी आंद्रे मेरी एम्पियर के नाम पर इसका नाम रखा गया, जो कि विद्युत प्रवाह का एसआई इकाई के रूप में जानी जाती है। अगला क्वेश्चन कि आपका निम्नलिखित में कौन सा विटामिन 6 का दूसरा नाम है? तो विटामिन 6 का जो दूसरा नाम है वो पैराडॉक्सिन है, पैराडॉक्सिन। और इस विटामिन, जबकि विटामिन शब्द का, ये भी क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में आता है कि विटामिन शब्द का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो विटामिन शब्द का पहला प्रयोग जो है वो फंक के द्वारा 1912 में किया गया था। और इसी विटामिन B6 का दूसरा नाम जो है वो आपका पैराडॉक्सिन है। अगला क्वेश्चन कि केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा आपका भोपाल। इसके पहले हमने आप लोगों को देखा कि उसमें व्याख्या के रूप में ही इसको हमने क्लासीफाई कर दिया। अगला क्वेश्चन कि इरिडियम परत की खोज किसने की और वह नोबेल पुरस्कार भी जीता? तो इरिडियम परत की खोज करने वाले व्यक्ति हैं लुइस अल्वारेज, और ये नोबेल पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हुआ था। और नोबेल पुरस्कार पर जो भी स्टैटिक जीके है उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, जैसे कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, प्रारंभ में यह कितने क्षेत्रों में दिया जाता था, पहली महिला कौन है, सबसे कम उम्र में प्राप्त करने वाली महिला कौन है, पहला भारतीय कौन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके नोबेल पुरस्कार के स्टैटिक जीके में आते हैं। उसके साथ साथ जो 2023 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है उसका जो सिंगल पर्सन को दिया गया है उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कि मार्च 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में कौन से जिले ने राज्य की जीडीपी में न्यूनतम योगदान दिया? तो आंसर हो जाएगा आपका श्रावस्ती। और इस श्रावस्ती का मुख्यालय भी नोट कर लीजिए। इस श्रावस्ती का जो मुख्यालय है वो आपका भिनगा है। वो कहाँ पे है? भिनगा। अगला क्वेश्चन कि भारत ने नवंबर 2019 में न्यायिक और अन्य कानूनी क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए उस देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत ने नवंबर 2019 में न्यायिक और अन्य कानूनी क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए ज्ञापन समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मालदीव। और इसी मालदीव के साथ भारत ने ज्ञापन समझौते पर हस्ताक्षर किया था।
अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक अलेक्जेंडर ड्यूमा के द्वारा लिखी गई है। तो अलेक्जेंडर ड्यूमा के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है द थ्री मस्केटियर्स, द थ्री मस्केटियर्स। और ये जो अलेक्जेंडर ड्यूमा हैं ये एक फ्रांसीसी लेखक हैं। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा दिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका 27 जुलाई। और इसी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का जो स्थापना दिवस है वो 27 जुलाई को, और 27 जुलाई 1939 को इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। और आज़ादी के बाद 28 दिसंबर 1949 को, 28 दिसंबर 1949 को संसद के एक अधिनियम द्वारा इसका नाम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर दिया गया, क्योंकि जब इसकी स्थापना की गई थी 1939 में, तब इसका नाम क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस के रूप में जाना जाता था, और 1949 में इसका नाम सीआरपीएफ कर दिया गया। अगला क्वेश्चन कि 2018-19 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा एच.एल. दत्तू, एच.एल. दत्तू। 2018-19 में आपके मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन थे, एच.एल. दत्तू। और इसी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो स्थापना हुई थी उसको भी नोट कर लीजिए, वो हुई थी आपका 12 अक्टूबर 1993 को। और जब 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना हुई तो पहला जो मानवाधिकार अध्यक्ष बने थे वो थे रंगनाथ मिश्र, जबकि वर्तमान भी आप लोग नोट कर लीजिए, और वर्तमान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो हैं अरुण मिश्रा। अगला क्वेश्चन कि भारत के थार रेगिस्तान में स्थित कच्छ का रण निम्नलिखित में किस राज्य में अवस्थित है। तो आंसर हो जाएगा आपका गुजरात। अगला क्वेश्चन कि ब्रिटिश सरकार द्वारा 1927 में भारत में साइमन कमीशन भेजा गया था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका मुख्य उद्देश्य था आपका भारत सरकार की संरचना में सुधारों हेतु सुझाव देना। और यही साइमन कमीशन जो आया था ये संवैधानिक सुधार करने के लिए आया हुआ था, और इसमें आपके कुल मिलाकर के 7 सदस्य शामिल थे, और सभी क्या थे, अंग्रेज थे। इसी कारण से इस साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन भी कहा गया, और इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ, और विरोध होने के पश्चात यह बिना किसी निर्णय के यह अपने देश ब्रिटेन वापस चला गया। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर वायरस है, निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर वायरस है। तो इसमें से कंप्यूटर वायरस में आपका हो जाएगा क्रीपर, इसमें क्रीपर। और ये क्रीपर जो है ये प्रथम कंप्यूटर वायरस है, और यह बॉब थॉमस कंप्यूटर इंजीनियर के द्वारा 1971 में बनाया गया था। क्रीपर को कब बनाया गया था, 1971 में, और उस समय कंप्यूटर इंजीनियर हुआ करते थे बॉब थॉमस, और इन्हीं के द्वारा इसको बनाया गया था। और यह एक तरीके से मुख्य रूप से डाटा को हानि पहुंचाने के लिए बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि भारत के निम्नलिखित में किस वर्ष प्रधानमंत्री द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, किस पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी गई। तो आंसर हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू। और इसी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इस पे अगला क्वेश्चन पूछ दिया है कि इस डिस्कवरी ऑफ इंडिया को जवाहरलाल नेहरू ने किस जेल में लिखा था। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, और अहमदनगर जेल में इसको लिखा था। और इसी अहमदनगर जेल में किस सन में लिखे थे, तो 1944 में जब इनको 5 महीने का कारावास दिया गया था, तो उसी कारावास के दौरान अहमदनगर जेल में 1944 में जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया को लिखा था। इनकी जो अन्य पुस्तकें हैं वो भी आप लोग नोट कर लीजिए। इसमें इनकी और अन्य पुस्तकों में विश्व इतिहास की झलक हो गई, मेरी कहानी हो गई, राजनीति से दूर हो गया, इतिहास के महापुरुष, राष्ट्रपिता एवं जवाहरलाल नेहरू इत्यादि, ये सब इनकी पुस्तकें हैं। अगला क्वेश्चन कि किसने विलिंगटन को प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप। और इसी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आपका विलिंगटन को दूसरे विश्व युद्ध से पहले हेरिटेज सिटी के रूप में इन्होंने घोषित किया था। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में किस क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका पत्रकारिता।
और ये पत्रकारिता जगत का विशिष्ट पुरस्कार माना जाता है, जिसकी शुरुआत हुई थी आपका 1917 में। और 1937 में पहले भारतीय गोविंद बिहारी लाल को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन कि आपका यूपी जेड ए, ये थोड़ा मिसप्रिंट है। यूपी जेड ए एलआर अधिनियम का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप है। तो यूपी जेड ए एलआर अधिनियम का जो सबसे उपयुक्त रूप है, इसका इंग्लिश होता है उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950। इसका देख लीजिए फिर से, UPZA और LR। तो UPZA का मतलब हो गया उत्तर प्रदेश, जेड से आपका जमींदारी, ए से आपका एबॉलिशन एक्ट, और इसका LR का मतलब हो जाता है लैंड रिफॉर्म एक्ट। एल का मतलब लैंड का मतलब हो गया भूमि सुधार अधिनियम। और ये भूमि सुधार अधिनियम किस वर्ष आया था? तो ये 1950 में आया था। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन अधिनियम सुधार अधिनियम किस वर्ष आया? तो आपका आंसर हो जाएगा यूपी स्पेशल में 1950। अगला क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने वाला प्राधिकरण कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश सरकार। अगला क्वेश्चन कि आंतरिक सुरक्षा विभाग में निम्नलिखित में किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो आंतरिक सुरक्षा विभाग जो है वो आपका गृह मंत्रालय के अधीन आता है। अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 15वें महासचिव कौन हैं? तो ये आपका 15वां नहीं चल रहा है, बल्कि ये 15वां जो था ये 2019 में नियुक्त किया गया था, और ये 2021 में आपका पेपर हुआ था। और तो इस वजह से 2019 वाला उठाया है 15वें क्रम का, और 15वें में आपके थे जयदीप गोविंद। तो इसमें आंसर हो जाएगा जयदीप गोविंद। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में विकल्पों में वह कौन सा एकमात्र देश है जिसके साथ भारत ने एक प्रचलित प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट PTA किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन कि कौन सा बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया साहित्यिक कार्य है? तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया साहित्यिक कार्य जो है द ओरायन है। और प्रायः लोग लोकमान्य को बेताज, भारत का बेताज बादशाह भी इनको कहा जाता है, भारत का बेताज बादशाह। इसके साथ साथ जो बाल गंगाधर तिलक का उपनाम है वो किस नाम से जाना जाता है? लोकमान्य। इसके अलावा इसी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा अन्य पुस्तकें लिखी गई थी। ये तो आपका द ओरियन आपका एक पुस्तक हो गई, उसके साथ साथ गीता रहस्य लिखे थे, इसको भी नोट कर लीजिए। द आर्किटिक होम ऑफ द वेदास, ये भी इनकी पुस्तक है। तो ये तीनों पुस्तकों का नाम आप लोग नोट करके रख लीजिए। अगला क्वेश्चन कि हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में सहयोग के लिए निम्नलिखित में किस देश ने भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो आंसर हो जाएगा आपका मालदीव। और इसी भारतीय नौसेना और मालदीव की राष्ट्रीय सुरक्षा बल के बीच यह समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। अगला क्वेश्चन कि योग का वर्णन निम्नलिखित में किस वेद में किया गया है? तो योग का जो वर्णन किया गया है वो आपका ऋग्वेद में किया गया है। और इसी योग दर्शन के प्रतिपादक भी पूछता है, तो योग दर्शन के जो प्रतिपादक थे वो थे आपके पतंजलि। अगला क्वेश्चन कि सूची 1 तथा सूची 2 के स्मारकों के साथ हस्तियों का मेल करें। अब इसमें लाल किला है, तो लाल किले का निर्माण जो है वो राजा धीराज शाहजहां के द्वारा किया गया था। जबकि चार मीनार का जो निर्माण है वो चार मीनार का निर्माण अली कुली कुतुब शाह के द्वारा। और ये चार मीनार कहाँ स्थित है? तो ये चार मीनार आपका हैदराबाद में स्थित है। लाल किला जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है, जो कि मुगलों द्वारा निर्मित अंतिम किला था। और लाल बाग का निर्माण किसने कराया? तो सुल्तान हैदर अली के द्वारा कराया गया था। अगला क्वेश्चन कि चार्टर में संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों की स्थापना की संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल कितने निकाय या समितियां हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 6। और इसी संयुक्त राष्ट्र संघ में आपका कुल अंगों की संख्या कितनी है? 6।
अगला क्वेश्चन कि भारत और नेपाल के मध्य विवाद में किस क्षेत्र की सीमा के लिए है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका काला पानी। और इसी भारत और नेपाल के मध्य काला पानी क्षेत्र को लेकर के भारत और नेपाल में सीमा विवाद उत्पन्न है। अगला क्वेश्चन, महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा विकल्प महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों के हिस्सा बनाने वाली योजनाओं के संदर्भ में गलत है? तो बेटी बचाओ महिला विकास मंत्रालय के द्वारा, जबकि आयुष्मान भारत योजना जो है ये आपका स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी की गई एक योजना है। महिला आहट भी जो है वो आपका महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा चलाई गई एक योजना है। और स्वाधार गृह जो है ये भी महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। तो एक तरीके से आपका आयुष्मान भारत योजना जो है वो किस मंत्रालय के द्वारा? तो ये स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा चलाई जाती है। तो इस तरीके से आपका ये 38 क्वेश्चन का सेट हो गया। अब आने वाले समय में मैं केवल और केवल इसी टाइप का हम प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे और उसके व्याख्या पर आप लोग विशेष ध्यान देते रहिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।